हाय बच्चों, कैसे हो? सब सही? सब ठीक है? तब और समझ में आया कुछ पहले क्लास का? तो आज हम लोग 10th क्लास की चौथा पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों को सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक द्वारा प्राप्त होते हैं। साधन, ठीक है, की अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। व्यक्ति की लालसा लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार स्पष्ट चिंतनीय हासिल आते हैं। संसाधनों का केंद्रीकरण खास यहाँ तक हम लोग का हो गया था। अब आगे संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदाक्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय वार्षिक ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विद्रोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कल क्लास में मैंने समझा दिया था। अगर जो कोई बच्चे नहीं देखें क्लास तो पीछे वाला क्लास देख लें, समझ में आ जाएगा। जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। ठीक है, मतलब कि सतत विकास का अर्थ क्या हो गया कि हमें किसी को हानि पहुंचाए बिना अपना विकास करना। ठीक है, ना कि जैसे कि पेड़ पौधे काट दिए, भूमि को अनुपयोगी बना दिए, पानी बहा दिए, इस तरह से हम लोग विकास करते हैं तो उसे सतत विकास नहीं कहा गया जाएगा। ठीक है, इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। अब ये बॉक्स वाले को पढ़ लेंगे हम लोग, इसके याद रखना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पीछे था ना 1992 में। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन का जो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र तैयार किया गया। मतलब कि 3 से 14 जून के बीच में जो यहाँ सम्मेलन है उसमें ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी पर बढ़ते हुए टेम्परेचर के बारे में, वन संरक्षण, वन का कितना विनाश हो रहा है, कहाँ कहाँ वन काटा जा रहा है, किस तरह से उसका बर्बादी किया जा रहा है, इस पर विचार किया गया। जैव विविधता, मतलब कि बहुत सारे प्रजाति लुप्त हो गए हैं। आज जंगलों के काटने से बहुत सारे प्रजाति लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, जिसके बारे में भी वहाँ पे चर्चा किया गया। कार्यक्रम 21 कार्यक्रम, मतलब कि 21 बात पे एक प्रोग्राम चलाया गया और रियो घोषणा पत्र, और यहाँ एक घोषणा पत्र तैयार किया गया सभी देशों के द्वारा और इस पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, कार्यक्रम 21 क्या है अब? ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास UNCED के तत्वाधीन में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडे 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए कि इस पर होने वाले खर्चे के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष, मतलब कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की जाए। मतलब कि अगर किसी चीज़ को बचाने में या किसी को कार्य करने में हम लोग को पैसा खर्चा होगा ना, तो वो खर्चा को हम लोग कहाँ से देंगे? विश्व पर्यावरण कोष में जमा किए गए पैसे के द्वारा उसमें लगाया जाएगा। फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, तो 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद, यानी कि 92 के बाद 97, 5 वर्ष हो गया के बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा गया, क्योंकि
5 वर्ष के बाद और उसमें कुछ कुछ बातें को ऐड किया गया, इसलिए उसे +5 सम्मेलन भी कहा गया। अब कियोटो सम्मेलन। कियोटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के टोक्यो में, ठीक कहाँ, जापान के टोक्यो में, कियोटो है तो जापान के कियोटो में सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें 159 देश ने भाग लिया। इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2O, HFC पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक 7 ग्रीन हाउस गैस में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि 1987 में एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, ठीक है, उसमें भी ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुआ था और उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ही उस पर भी चर्चा किया गया था मॉन्ट्रियल में भी, और उसी का विस्तार रूप इसे 1997 में माना गया। इस सम्मेलन का विश्व पर्यावरण सम्मेलन ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो 1997 का दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, कियोटो सम्मेलन, ठीक है, जो कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून में, ठीक है, दूसरा जून 1997 में, और कियोटो हो गया दिसंबर 1997 में, ठीक है, और कियोटो सम्मेलन को ही ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद, अर्थात कब हुआ, 1997 में दूसरा हुआ, ठीक है, उसके 10 वर्ष बाद, मतलब पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, उसके 10 वर्ष बाद 2002 में, ठीक है, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। ठीक, पहला 5 वर्ष बाद हुआ, ठीक है, पहला हुआ कब, 1992, दूसरा हुआ 1997 और तीसरा कब हुआ, 2002 +5, ठीक है, ठीक है, +5, इसमें +10 वर्ष का इजाफा हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसमें कितने भाग लिए, 2000 प्रतिनिधि भाग लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी बताइए प्रश्न कौन सा होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला किस प्रकार हो जाएगा, कोयला को हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसको एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। अब है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, क्योंकि हम खत्म होने के बाद दोबारा इससे फिर बना सकते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, अपवार्जक, ठीक, तो कितना बताए थे, 200 नॉटिकल मील। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधन के अनियोजित विदोहन से। समुद्र राजनैतिक सीमा, तो राजनीतिक सीमा कितना था, 19.2। ओके, अब ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा इसमें। ये कुछ परियोजना कार्य दिया गया है, ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, और कुछ करने से ज़्यादा सीख मिलता है, तो ऑब्वियसली है कि आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और ये पूरा चैप्टर को पढ़ने से कि कम से कम 2-3 बार देखिए, तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा कहाँ कहाँ संसाधन का उपयोग है, संसाधन को कैसे बांटे हैं, किस तरह से उसका नियोजन किया जाता है, किस तरह से उसका संरक्षण किया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बाकी सभी चीज़ आपको इसमें समझ में आ जाएगा।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।